तो आज का व्याख्यान शुरू करते हैं। और ये एक थोड़ा लंबा व्याख्यान है। इसमें लंबा मतलब इसकी श्रृंखला है पूरी। आज के समय में हर व्यक्ति धन से संबंधित या धन से संबंधित चिंताओं को लेके बहुत चिंतित है कि धन कितना रहेगा, कैसा रहेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। इन सारी चीजों को लेके तो ज्योतिष उसमें क्या परिणाम देता है उसके अनुसार देखने का विचार करना चाहिए। तो इसमें सर्वप्रथम आता है, हम इसको कई भागों में बांटते हैं। अर्थात एक जन्म पत्रिका में बहुत कई चीजें देखी गई हैं जिनके कारण से धन कितना ऊपर जाएगा और व्यक्ति के पास कितना रहेगा। ये सारा व्याख्यान आचार्य मिश्र जी के द्वारा प्रदान किया हुआ है और विभिन्न पुस्तकों का भी इसमें सहयोग लिया गया है। मूलतः ये व्याख्यान उन्हीं की कृपा से हमने सीखा है और आचार्य मिश्र जी को इसमें धन्यवाद करते हैं और इस व्याख्यान को आरंभ करते हैं। तो मास से देखा जाता है कि महीना अर्थात हिंदी का कौन सा महीना जिसमें धन अधिक होता है और धन कम होता है। जब हम इसके सभी घटकों को पढ़ लेंगे, अर्थात किस मास में जन्म हुआ है उसमें भी एक बिंदु देंगे, उसके उपरांत किस तिथि में जन्म हुआ है उसमें भी बिंदु प्रदान करेंगे, इस वार में जन्म हुआ है उसके अनुसार भी बिंदु प्रदान करेंगे, किस नक्षत्र में हुआ है उसमें भी बिंदु प्रदान करेंगे। ऐसे करके एक पत्रिका का धन की सीमा को देखने का प्रयास करेंगे और ये देखेंगे कि ये किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आज हम अपने आचार्य श्रद्धेय श्री एस.सी. मिश्र जी को नमन करके इसमें आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं उनके आशीर्वाद से। तो मास उन्होंने बताए कि जो 12 मास है उसमें जो हिंदी के मास हैं इनको आप पंचांग के माध्यम से भी देख लेंगे और आने वाली कक्षाओं में आपको सिखाएंगे भी कि व्याख्यानों में सिखाएंगे भी कि मास को कैसे देखना चाहिए। अर्थात जो हिंदी का माह है, चंद्रमास जिसको कहा जाता है, उसमें तो चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो कार्तिक मघाशीष पौष माघ और फाल्गुन 12 महीने। थोड़ा आगे पीछे लिख दिए गलती से। तो चैत्र में कैसा प्राप्त होता है और बैसाख में कैसा प्राप्त होता है, भादों में कैसा प्राप्त होता है, उसके द्वारा देखना चाहिए। यदि किसी का आप जब अपना इसमें जन्म देखेंगे, पहली बात तो किस मास का जन्म है इसे पहचानना भी एक आवश्यक है। तो पहले उसको भी सिखाएंगे, लेकिन आज क्योंकि जहां से व्याख्या आरंभ करिए तो उसी से इसको लेके चलते हैं कि मास जो होता है वो बताता है कि व्यक्ति को उत्तम धन प्राप्ति होगा, मध्यम धन प्राप्ति होगा या कम ही प्राप्त होगा। तो जो चैत्र मास है हमें वो औसत एवरेज, ऐसा आचार्य मिश्र कहते हैं। वैशाख मीडियम, जेठ उत्तम, अर्थात चैत्र मास में जिनका जन्म हुआ है औसत, औसत में, और वैशाख में मीडियम, औसत से थोड़ा सा ऊपर चले गए, और जेठ में उत्तम, अर्थात जो जेठ मास में जिनका जन्म होता है इनको धन अच्छा प्राप्त होता है। और उसके उपरांत आया आषाढ़, इसमें सम, बहुत अधिक भी नहीं बहुत नीचे भी नहीं। सावन में मध्यम, प्रश्न आपके सबसे अंत में लेंगे। भादों में उत्तम, भादों में उत्तम, और अश्विन मास में, मास का अर्थ होता है महीने, जिस महीने में दिया है।
अश्विन मास में श्रेष्ठ, कार्तिक में कम, माघ शीस में उत्तम, पौष में मध्यम, माघ में उत्तम, फाल्गुन में श्रेष्ठ अर्थात अति उत्तम। आप ये बताएंगे अभी जब आगे कक्षाएं चलेंगी तो इसमें बताएंगे महीना किसको कहते हैं। तो क्या बताया उन्होंने? बताएंगे भैया बताएंगे। तो चैत्र में कहा औसत, ठीक है। वैशाख में कहा मध्यम, जेठ में कहा उत्तम, आषाढ़ में सम, सावन में कहा मध्यम, भादों में कहा उत्तम, अश्विन मास में कहा श्रेष्ठ, इसका मतलब एक्सीलेंट, कार्तिक में थोड़ा नीचे ही चला गया, माघ शीस में उत्तम, पौष में मध्यम, माघ में उत्तम और फाल्गुन में श्रेष्ठ। तो ये 12 महीने में ये देखें कि व्यक्ति का जन्म किस माह के भीतर हुआ है, तो उससे ये यहां से ऐसा नहीं है कि इसी से पूरे बन जाएंगे। हमने कहा कि हर खंड से निकालेंगे और हर खंड से निकालने के उपरांत क्षमा कीजिए 2 सेकंड के लिए। जो हिंदी के जानकार हैं उनको सब ये महीने मालूम है। चैत्र पक्ष शुक्ल प्रतिपदा से नया वर्ष आरंभ होता है। चैत्र हमारा अप्रैल के जब नवरात्रे आते हैं उसे चैत्र पक्ष बोला जाता है। तो चैत्र का अर्थ हो गया कि अप्रैल के आसपास से इसको आरंभ कर लेना चाहिए। अप्रैल, चैत्र, बैसाख, जेठ इत्यादि से अगली कक्षाओं में इसको बताएंगे। अभी केवल इसको इतना ही ध्यान रखिए कि चैत्र में औसत, वैशाख में मध्यम, जेठ में उत्तम, आषाढ़ में सम, कार्तिक में कम, माघ में उत्तम, पौष में मध्यम और माघ में उत्तम, मार्गशीर्ष और मघ, ठीक है। और फाल्गुन के अंदर श्रेष्ठ, सावन के अंदर मध्यम, भादों के अंदर उत्तम। इस प्रकार से और 12 महीने में धन के स्तर को देखना चाहिए। इसके उपरांत आता है हमारा तिथियां। तो एक हमारे पास है कृष्ण पक्षा,
मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, ये सभी आचार्य मिश्र जी के निरंतर अभ्यास का और कार्य का फल है जो हम सब प्राप्त कर रहे हैं। और शुक्ल पक्ष, तो जैसा सभी जानते हैं कि तिथियां हमारे पास शुक्ल पक्ष की 15 और कृष्ण पक्ष की 15। तो नीचे हमने बना दिया है, जहां पे एक टिक लगा हुआ है वो अच्छा है, और जहां पे हैशटैग लगा हुआ है वो एवरेज है, और जहां पे बराबर का निशान है इक्वल का वो सामान्य है। ठीक है, तो प्रथमा तिथि में अच्छा, दूसरी तिथि में अच्छा, कृष्ण पक्ष के बारे में बता रहा हूँ। प्रथमा में अच्छा, द्वितीया में अच्छा, तृतीया में अच्छा, और चतुर्थी में औसत। चतुर्थी क्यों औसत होती है? क्योंकि ये रिक्ता तिथि होती है। रिक्ता तिथि पंचमी में अच्छा, षष्ठी में अच्छा, सप्तमी में अच्छा, और अष्टमी। अष्टमी कौन सी होती है? वैसे जया तिथि होती है, और इसमें सामान्य धन की प्राप्ति होती है। नवमी यद्यपि देवी की तिथि है, लेकिन उसके उपरांत भी क्या होता है, ये रिक्ता तिथि होती है। इस कारण से इसमें रिक्तता बढ़ जाती है, और कभी कभी इसमें औसत धन की प्राप्ति होती है। दसवीं में फिर ये जैसे जैसे कृष्ण पक्ष अर्थात अमावस्या की तरफ चलने लग जाएंगे, क्योंकि अमावस्या की तरफ जाते हैं तो धन की कमी आने का अवसर दिखाई देता है। दसवीं में औसत, एकादशी में औसत, द्वादशी में औसत, त्रयोदशी में औसत, और चौदस और पूर्णमासी, ओ क्षमा करें, अमावस्या, इसमें सामान्य ही धन होता है। इसके उपरांत जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ना शुरू करता है, आरंभ होना शुरू होता है, तो प्रथमा में सामान्य है, द्वितीय तिथि में औसत, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तक औसत धन बना रहता है। अष्टमी के भीतर जाके वो थोड़ा खुल के आगे आता है और सामान्य धन बनता है। एवं नवमी में फिर दोबारा से रिक्त तिथि होने के कारण से औसत बन जाता है। दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी के भीतर अच्छे धन की प्राप्तियां होती हैं। चौदस रिक्ता तिथि होने के कारण से थोड़ा सा नीचे जाता है, और पूर्णमासी में धन की अत्यधिकता प्राप्त करता है। तो हमारा जन्म कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में जब भी हुआ है, उसमें देखें कि हम किस भाग में हमारा जन्म हुआ है। अर्थात यदि हम देखें कि यहां से हमें प्राप्त हुआ अच्छा, तो इसको अगर हम वर्गीकरण करेंगे तो बिंदु देना शुरू करें। अर्थात पहले खंड में हमें एक बिंदु प्राप्त हो गया, दूसरे खंड में हो सकता है हमें एक और प्राप्त हो जाए, या आधा इधर चला जाए माइनस में, या एक प्लस एक हो जाए, जैसे आ रहा है ना, अच्छा, औसत, सामान्य। ठीक है, तो यदि अच्छा है तो उसको अधिक बना लीजिए, तो पता चलेगा कि हमने कितने अंक प्राप्त किए। उसके उपरांत आता है वार। वार क्या कहलाता है? कि हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी वार पे हुआ है। यहाँ पे वार में जो सबसे अधिक आचार्य मिश्र कहते हैं कि उसकी महत्ता, अर्थात वार को कैसे देखना चाहिए, जिस वार में जन्म हुआ है तो उस वार का एक वारपति ग्रह भी है। जैसे सोमवार का चंद्रमा, मंगलवार का मंगल ही है, बुधवार का बुध, बृहस्पतिवार का बृहस्पति गुरु, शुक्रवार के भृगु अर्थात शुक्र, शनिवार के शनि ग्रह, और रविवार के सूर्य ग्रह। अब ये जन्म पत्रिका में देखें, ऐसा आचार्य मिश्र कहते हैं कि यदि जन्म पत्रिका के भीतर वारपति कमजोर स्थिति में हो, अर्थात इस स्थान में हो, इस स्थान में हो, इस स्थान में हो, और साथ ही चंद्रमा के बारे में क्या कहा गया है, चंद्रमा का पक्ष बल भी होता है, और बाकी ग्रहों के अस्त व नीच
नीच राशि, अर्थात चंद्रमा पक्ष बल में उन्नत है और जन्म पत्रिका में भी ठीक से बैठा है और सोमवार का ही जन्म है, तो व्यक्ति के पास धन की अधिकता प्राप्त होगी। वारपति यदि अपने ही राशि में बैठा हो तो भी धन की अधिकता प्राप्त होती है। इसके उपरांत नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य मिश्र कहते हैं इसके अंदर अकुल नक्षत्र, और कुल नक्षत्र और कुलाकुल नक्षत्र, इसको 3 श्रेणियों में उन्होंने बांटा है। अर्थात वो क्या कहते हैं कि जो लोग, इसमें नक्षत्र लिए जाते हैं 28, मूलतः भविष्य कथन में 27 ही नक्षत्रों का प्रयोग किया जाता है, किंतु इसमें अभिजीत नामक नक्षत्र का भी प्रयोग किया जाता है। इसीलिए तो क्या कहते हैं आचार्य इसके अंदर, जो कुल नक्षत्रों में पैदा हुए हैं, जन्म लिया है जिन्होंने, अर्थात जो बीच की श्रृंखला है, कौन कौन सी है, भरणी, रोहिणी, पुष्य, मघा, उत्तर फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, उत्तर भाद्रपद, ये कुल नक्षत्र की है। तो इनको क्या होगा कि अपने ही परिवार से जो कुछ मिला है उसको बहुत आगे बढ़ाने के लिए अपने ही परिवार का साथ ले लेते हैं। अर्थात जो मेरे कुल में मिला हुआ है, मेरे को जो अपनी कुल परंपराओं से मिला हुआ है, उनसे ही हम आगे जाने का प्रयास करते हैं। अकुल नक्षत्र, अकुल नक्षत्र में कौन से आते हैं, अश्वनी, कृत्तिका, मृगशिरा, पुनर्वसु, अश्लेषा, पूर्व फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, पूर्व भाद्रपद और रेवती, ये नक्षत्र हैं अकुल। आचार्य मिश्र क्या कहते हैं इसके बारे में कि इन नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ होगा, अकुल नक्षत्रों में, तो ऐसे जातक, ऐसे व्यक्ति अपने परिवार से थोड़ा भिन्न, अलग होके कोई काम करते हैं और जीवन में प्रगति प्राप्त करते हैं। तो पहले में आए हमारे पास कुल नक्षत्र, जो अपने परिवार के, अर्थात उनके परिवार में लोग व्यवसाय करते होंगे तो व्यवसाय करेंगे, और वो नौकरी आदि इत्यादि करेंगे तो वो नौकरी आदि इत्यादि करेंगे। कई बार परिवार की परिपाटी को आगे बढ़ाते हैं। अकुल नक्षत्र, परिवार में पीछे से कुछ भी किया हो लेकिन ये उससे अधिक तरक्की कर लेते हैं अपने उसके ऊपर। फिर आता है कुलाकुल, कुलाकुल में आता है कि ये कुछ इनके भीतर परिवार का सामंजस्य होता है और कुछ ही अलग दिखा देते हैं, अर्थात कुछ कुल परंपराओं से मिल जाएगा और कुछ आगे भी बढ़ जाएगा। और इसी के साथ साथ वो कहते हैं कि यदि इन्हीं नक्षत्रों से जिनका इसमें जन्म हुआ है तो इसी में द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग भी बन जाए। द्विपुष्कर किसको कहते हैं, अर्थात एक नक्षत्र जिसका एक चरण एक राशि में हो और 3 चरण दूसरी राशि में हो, तो ये त्रिपुष्कर योग हुआ। द्विपुष्कर, 2 चरण एक राशि में हो और 2 चरण एक राशि में हुआ। अब हम देखें तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, इससे ही अंदाजा लग जाएगा आपको, एक अनुभूति हो जाएगी। जैसे मेष राशि के भीतर जो सूर्य है उसका एक चरण मेष में विराजित होता है और उसके 3 चरण वृषभ में रहेंगे, क्योंकि एक नक्षत्र का मान कितना होता है, अश्वनी, भरणी, कृत्तिका। तो अश्वनी 13 डिग्री 13 अंश 20 कला, भरणी 13 अंश 20 कला, और कृत्तिका हुए 13 अंश 20 कला। और इसका और विभाजन कर दिया जाए तो एक नक्षत्र के भीतर
3 अंश 20 कला का एक चरण भी होता है। तो 3 चौके 12 और 20 से उसका अंदाजा वो लगाएंगे तो एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट बनेगा। तो इससे क्या पता लगा, एक नक्षत्र के भीतर जो एक चरण है वह है 3 डिग्री 20 मिनट का। तो राशि कितने अंश की है? 30 अंश की। अब 30 अंश में यदि हम देखें तो 13 डिग्री 20 मिनट एक नक्षत्र, 13 डिग्री 20 मिनट दूसरा नक्षत्र, तो कितने हो गए? 26 डिग्री 40 मिनट। तो हमारे पास बचा कितना है इसके अंदर? केवल 3 डिग्री 20 मिनट। अर्थात एक राशि के भीतर एक राशि के भीतर 9 चरण होते हैं एक नक्षत्रों के। आगे इसको विस्तृत कर लेते हैं। एक नक्षत्र मान कितना हुआ? 13 अंश 20 कला। और नक्षत्र का भी फिर पार्ट भाग किया हमने, तो 3 अंश 20 कला का एक जमा 3 अंश 20 जमा 3 अंश 20 जमा 3 अंश 20, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 20 20 से करते चले जाएंगे तो एक नक्षत्र का मान आ जाएगा। तो अश्वनी 13 डिग्री 20 मिनट, मेष का आरंभ हुआ 0 डिग्री से लेके और 30 डिग्री तक। तो पहले में आए हमारे पास अश्वनी, अभी तो इसमें बचा हुआ है, तो फिर आए भरणी। तो 13 डिग्री 20 मिनट। तो जब 13 डिग्री 20 मिनट और 13 डिग्री 20 मिनट अर्थात 13 अंश 20 कला दोनों को आपस में जोड़ा तो 26 अंश 40 कला हमारे पास बन गया। तो बाकी इसमें कितना और जुड़ेगा? 3 अंश 20 कला, तो ये हमारे पास हो जाएगी 30 अंश पूरे। तो एक नक्षत्र का मान अर्थात अश्वनी नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट, भरणी नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मेष राशि के भीतर सूर्य का एक ही चरण और वृषभ के अंदर उसके 3 चरण। तो सूर्य ने क्या बनाया? एक पैर इधर रखा और 3 पैर इधर रखे, तो त्रिपुष्करा योगा, 3 पुष्कर योगों में सूर्य सम्मिलित है। इसी प्रकार चंद्रमा और फिर उसके उपरांत आए मंगल। वृषभ राशि में नक्षत्र पड़ा कौन सा? यहाँ हमने मेष की बात करी थी, अब वृषभ की कर लेते हैं। तो वृषभ राशि के भीतर हमारे पास 10 डिग्री तक कौन रहेंगे? सूर्य। उसके उपरांत आ जाएंगे चंद्रमा 13 डिग्री 20 मिनट, 10 जमा 13 20, और उसके उपरांत आएंगे मंगल। तो मंगल के केवल इसमें 2 ही पद आ पाएंगे, तो इसलिए मंगल के नक्षत्र कौन से बने? जो इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। ठीक है, तो मंगल के नक्षत्रों में कौन आए? द्विपुष्कर योगा। ठीक है, तो जो नक्षत्र, एक बार दोबारा से गणित को देख लेंगे यदि कोई त्रुटि हो जाएगी तो जो नक्षत्र किसी राशि के भीतर तीस अंश की राशि है, अबीस, बीस, और बाकी कितना बचेगा इसके भीतर? 3 20।
अर्थात किसी राशि के भीतर कभी एक नक्षत्र का एक चरण और दूसरी राशि में 3 चरण जाके पड़ेंगे तो त्रिपुष्कर योग, और 2 चरण एक राशि के भीतर, 2 चरण एक राशि के भीतर तो द्विपुष्कर योग। तो हमने बात करी थी कि यदि नक्षत्र जो हमारे नक्षत्र हमने बताए कुल, कुलाकुल और अकुल, तो वही नक्षत्र, तो इसमें कौन कौन से नक्षत्र योग बनाते हैं? सूर्य के नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र, और इसके उपरांत बनाते हैं हमारे इसके बृहस्पति के नक्षत्र। यही 3 नक्षत्र ऐसे हैं जो कि राशियों के भीतर द्विपुष्कर योग और त्रिपुष्कर योगों का निर्माण करते हैं। तो यदि कुल नक्षत्र, अकुल नक्षत्र, कुलाकुल नक्षत्र के साथ व्यक्ति किसी योग में भी जन्म ले तो नक्षत्र से भी और उसका बल बढ़ता है। अर्थात यदि वही नक्षत्र योग सम्मिलित में आ जाए, अर्थात द्विपुष्कर त्रिपुष्कर योग बनाए, तो उसको फिर हम बिंदु देंगे अधिक। जैसे हमने कहा कि हमने सबसे सर्वप्रथम दिया किसको? वार को। तो वार में हमें 1 बिंदु प्राप्त हुआ, या आधा बिंदु प्राप्त हुआ, या 1.5 बिंदु प्राप्त हुआ। हमने एक औसत ले लिया, 1 मिला, 2 मिला या 3 मिला। ठीक है, नीचे चले गए, मध्यम में रहे, श्रेष्ठ बन गए। तिथि में हमें मिला, मध्यम में रहे, श्रेष्ठ बने, उत्तम गए। और उसके उपरांत वारपति हुए। वारपति शुभ स्थानों में बैठे हुए हैं, अपनी राशियों में बैठे हुए हैं, उससे कितने बिंदु प्राप्त हुए। नक्षत्र, पहले तो ये देखें कि उसका वर्गीकरण वो कौन से स्थान में आता है। दूसरा, उसके उपरांत कि वो नक्षत्र आपको पुष्कर योगों में भी सम्मिलित कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से हम ये देखेंगे कि धन की प्राप्तियां हमें कहां तक लेके जाती हैं, और इसी के द्वारा ज्योतिष में परिहार बनेंगे, उपाय बनेंगे कि यदि स्थितियां कमजोर हैं तो उनको कैसे ठीक करना है, क्षीण है तो उनको कैसे प्राप्तियां करनी है। तो आज की व्याख्या में हम इतना ही रखेंगे। आज हमने व्याख्या में करा कहां तक? महीने के अनुसार, माह के अनुसार, तिथियों के अनुसार, वार के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार, और वो नक्षत्र यदि योग बना दे तो कैसे प्राप्ति होंगी। इसके उपरांत भी ये व्याख्या अधिक रहेगी, क्योंकि इसमें और भी कई सारे तथ्य हैं जिसके द्वारा धन के बारे में देखा जाता है। तो आज की संपूर्ण चर्चा हमारे परम आचार्य श्री मिश्र जी के चरणों में समर्पित। उनके द्वारा जो दिया गया व्याख्यान है, श्री एस.सी. मिश्र जी का द्वारा दिया गया व्याख्यान आप लोगों के सामने साझा किया, और इसके उपरांत फिर इसी श्रृंखला को लेके आगे चलेंगे।